हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर थे बट आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना। और आज जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है हम उस सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में आपके 2 टॉपिक बच जाते हैं, जैसे कि पीएच हो गया एंड बफर हो गया। पीएच में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। पीएच में पूछी जाती है पीएच वैल्यू, या फिर हाइड्रोजन आयन कितने होते हैं, या फिर ओएच आयन क्या होते हैं, केडब्ल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पीएच में पूछा जाता है। 5 मिनट की एक ट्रिक्स है जिसमें आप चाहे कुछ भी हो, चाहे पीएच किसी का भी निकालने को आ गया, जैसे 0.000005 का निकालने को आ गया, आप एकदम से निकाल दोगे कि बताइए 0.005 HCl, चाहे यहाँ पर नॉर्मलिटी दे दे, चाहे यहाँ पर मोलरिटी दे दे, तो आप एकदम से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम बात करेंगे, क्योंकि मैं पीएच को ज़्यादा उसमें नहीं लेता। पीएच को मैं बहुत ज़्यादा हल्का मानता हूँ, क्योंकि एक हल्का सा टॉपिक है पीएच का, ठीक है ना। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नॉर्मलिटी आई तो क्या रखना है, मोलरिटी आई तो सर क्या रखना है, HCl कैसे निकालना है, NaOH का होल ट्वाइज कैसे निकालना है, MgOH का होल ट्वाइज कैसे निकालना है। सर हम कंफ्यूज होते आते हैं पीएच में। तो पीएच में कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। केवल 5 मिनट की आपकी जो है क्लास लगेगी, जिसमें आप केडब्ल्यू क्या होता है, ठीक है ना, केडब्ल्यू क्या होता है, या फिर हाइड्रोजन आयन आने निकालने को आगे के बताइए इस पीएच में कितने हाइड्रोजन आयन है आपके, या फिर कितने OH आयन है, ठीक है ना, कितने OH आयन है। या फिर आपसे पीएच पूछ लिया, पीएच पूछ लेते हैं, ठीक है ना, पीएच बताइए कि किसी भी कंपाउंड का पीएच कितना है। या फिर आपसे POH पूछ लिया, ठीक है ना, POH पूछ लिया। तो ये सब केवल और केवल 5 मिनट का मतलब एक ट्रिक है, वो आपको बता दूंगा। तो आप बिना पेन उठाओ भी किसी का भी, चाहे पीएच हो, POH हो, हाइड्रोजन आयन हो, OH आयन हो, केडब्ल्यू हो, आप निकाल लोगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका बफर आ जाता है। बफर में एक इक्वेशन है हेंडरसन इक्वेशन। उस हेंडरसन इक्वेशन को ही हम देख लेंगे, वो भी आपका 5 से 10 मिनट का है। तो ज़्यादा वरी की ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। मेटाबॉलिज्म हम सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म हम सेपरेट पढ़ते हैं, उसकी एक सेपरेट ही यूनिट आपकी रहती है। यानी कि टोटल मिला करके ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपका बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि लिपिड को भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तब हमें लिपिड की ज़रूरत होती है। हम देखेंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन, जैसे लिकोइक एसिड क्या होता है, थिकोइक एसिड क्या होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी मेरिस्टिक साइकिल, मतलब काफ़ी कुछ जो है हम लिपिड के बारे में वहीं पर पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। बट क्या होगा कि जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, और लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी हम जो है लिपिड पढ़ने के बाद ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जब हम लिपिड पढ़ लेंगे तभी हम लिपिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है आपका बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज आपकी बायोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। इसके बाद मैं एक काम करूँगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका एक बार आपको मैं रिवीजन करा दूंगा सबका, ठीक है ना। और रिवीजन करवाने के बाद जैसे कि मैंने कहा है कि अगर बच्चे बढ़ते हैं तो फिर मैं इसके MCQ PYQs भी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। बट अभी बच्चे थोड़े कम हैं तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा रिस्क ले नहीं रहा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं है पढ़ने वाले, तो इसलिए अभी बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो थोड़े बच्चे और बढ़ जाएं तो MCQ PYQs बड़ा करवा दूंगा मैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को शेयर और थोड़ा ज़रा ना अपने जो दोस्त हैं उनसे बताओ कि ऐसा सब बात है कि CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए आपको कोचिंग मिल रही है। कोचिंग करो यूट्यूब पर, ठीक है ना, और अच्छी रैंक लेकर के आओ। चलिए आइए, ज़्यादा आपकी बकवास में ना करते हुए आपका कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करवाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑलरेडी 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर थे, आई थिंक एक 35 मिनट का था, एक आपका 18 मिनट यानी कि 18 मिनट का था, ठीक है ना। तो आप भी लेक्चर देख लेना, क्योंकि मैंने उनमें थोड़ी बहुत बात बताने की कोशिश करी है। बस आज मैं आपको डिटेल में लेकर के चलने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ कैसे कैसे होता है। कल जो छुट्टियाँ था वो भी देखेंगे और आगे का तो देखने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मैंने आपको डेफिनेशन में कल बताया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर कार्ब जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स, यानी कि आपका हाइड्रेट होते हैं कार्बन के, ठीक है ना, हाइड्रेट होते हैं कार्बन के। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CH2ON, यानी कि CH2O का होल N होता है, ठीक है ना। ये स्लाइड मैंने आपको टोटल समझा दी थी। इसमें एक बात याद रखने वाली थी कि आपका पॉलीहाइड्रो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली भी कैसे बने हुए होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉली का मतलब होता है देखो बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है यहाँ पर OH, हाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है यहाँ पर OH, ठीक है ना। और देखो एल्डिहाइड क्या होता है आपका CHO, यानी कि एक CHO ग्रुप होता है, उसको बोल देते हैं आपका एल्डिहाइड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें CHO ग्रुप भी प्रेजेंट हो, और आपका जो OH ग्रुप हो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। सेम कीटोन में आ जाता है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसको भी बोल देते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH काफ़ी सारा है आपका, OH काफ़ी सारा है। और जो कीटोन ग्रुप है इसमें याद रखना है, इस वाली शुगर में आपका कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन ग्रुप मतलब COOH, ठीक है ना, सॉरी C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O होने वाला है, ये है आपका कीटोन। चलिए आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि आपका कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आपका मोनोसैकेराइड्स हैं, कुछ आपके एल्डिहाइड है एंड कुछ आपके कीटोन्स हैं, ठीक है ना। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्डोजेज, एंड जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, जिसमें कीटो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोजेज। यानी कि एल्डिहाइड्स ग्लूकोज एक जो एल्डिहाइड है उसका एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ठीक है ना। ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये एल्डिहाइड के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप एट एंड, ठीक है ना, एट एंड यानी कि एंड पर पाया जाएगा, एक एंड पर आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा। यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है एक्सटर्नल, यानी कि एंड पर पाया जा रहा है, ठीक है ना। जबकि कीटोन में क्या है, कीटोन का एग्जाम्पल याद रखना फ्रक्टोज, कीटोन का एग्जाम्पल याद रखना आपका फ्रक्टोज, ठीक है ना। कीटोन क्या होता है कि ये आपका इंटरनल प्रेजेंट होता है। कीटोन ग्रुप आपका कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, इंटरनल प्रेजेंट हो रहा है। यानी कि कीटोजेस हैव ए कीटो ग्रुप यूजली एट कार्बन 2, मोस्टली क्या होता है कार्बन 2 पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कार्बन 2 कैसे, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, एंड ये आपका 4वां कार्बन है, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है ना। तो 6 आपके ये कार्बन हो गया। जो आपका कार्बोनिल होता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है कीटो का, कार्बोनिल ग्रुप होता है कीटो का, वो आपका दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात भी मैं आपको कल बता चुका था। तो अब आपको एल्डोजेज और कीटोजेज के बीच में जो डिफरेंस है वो पता लगा होगा, ठीक है ना। एल्डोजेज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है और आपका कीटोजेज में आपका कीटो ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है ना। एल्डोजेज का जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज। जो कीटोजेज का एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं फ्रक्टोज। तो आप इस बात को याद रखना। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम दिखा रखा है कि जो आपका एल्डोज है उसमें CHO ग्रुप है, और जो आपका कीटोज है उसमें आपका कार्बोनिल यानी कि कीटो ग्रुप है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो की अपनी क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लिया करो, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। गला आज भी परेशान कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक है वो 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, ऐसा शुगर जिसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना किया जा सके, ठीक है ना, जिसको और शुगर में ना तोड़ा जा सके, ठीक है ना। तो वो कहलाता है आपका मोनोसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे ट्रायोजोज एंड आपका टेट्रोजेज एंड पेंटोजेज, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड आपका हेप्टोज। यहाँ पर ES मैंने आपको बताया था, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान करनी है
तो देख लो ES लगा हुआ है या फिर नहीं, ठीक है ना, ES लगा हुआ है या फिर नहीं। अगर ES लगा हुआ है तो वो समझ लो आपका कार्बोहाइड्रेट है मोस्टली, मैंने आपको ये बताया था। मैंने आपको एग्जाम्पल याद रखने को कहा था कि याद रख लेना, जो ट्राइओज होता है उसमें ग्लिसरॉल एल्डिहाइड होता है। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को हम फैटी एसिड में पढ़ेंगे यानी कि लिपिड में पढ़ने वाले हैं। डाइहाइड्रो एसीटोन को हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को भी वैसे तो हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, बट फैटी एसिड में ये ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसके बाद टैट्रोज, मैंने आपको इरेथ्रोज बताया था। जो आपका इरेथ्रोज होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एरेविनोज होता है जो टैट्रोज का एग्जाम्पल होता है। पेंटोज में क्या होने वाला आपका, राइबोज होने वाला है, जाइलोज होने वाला है, ठीक है ना। हेक्सोज में क्या होने वाला है, ग्लूकोज होने वाला है, फ्रक्टोज होने वाला है। एंड आपका हेप्टोजेस में क्या होने वाला है, सीडो हेप्टोलोज होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख सकते हो। अब मैंने आपसे बताया था कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन पर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक आपका एल्डोजेज यानी कि एल्डोल ग्रुप होता है, एक होता है आपका कीटोज ग्रुप, ठीक है ना, यानी कि कीटो ग्रुप। जिस पे एल्डो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एल्डोज, और जिस पर आपका कीटो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोज, ठीक है ना। अब देखो एक बात याद रख लेना, जो आपका कीटोज का प्रोनाउंसिएशन है, जितने भी आपके कीटोन के प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे उनमें आपको यूएल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे फ्रक्टुलोलोज, ठीक है ना, आपका जो है पेंटोलोज, ठीक है ना, राइवुलोज। तो हम आगे देखने वाले हैं कि क्या कहने वाला हूँ आपको। जो कीटोज होता है उसमें यूएल का प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलता है। एल्डोज में आपका ऐसा कुछ नहीं, एल्डोज में आपको सिंपल ही देखने को मिलेगा। जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको यूएल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बीच में यूएल देखने को मिलेगा। जैसे राइबोज है तो इसको बोलेंगे राइवुलोज, ठीक है ना, राइवुलोज, ठीक है ना। अगर इसमें कीटोन ग्रुप है, अगर इसमें आपका नॉर्मल एल्डोजेस ग्रुप पाया जा रहा है, यानी कि ये अब आपका राइबोज ही प्रोनाउंसिएट होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रख सकते हो। इसके बाद डाइसैकेराइड्स में मैंने आपको बताए थे कि आपका डाइसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। वहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, अगर आपकी याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बताया था एक होने वाला आपका गैलेक्टोज, एक होने वाला ग्लैक्टोज, एक होने वाला आपका ग्लूकोज एंड दूसरा आपका होने वाला है फ्रक्टोज, ठीक है ना, दूसरा आपका होने वाला है फ्रक्टोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जो है आपके एल्डोलेज के एग्जाम्पल है, जबकि आपके फ्रक्टोज जो है वो कीटोज यानी कि कीटोज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कीटो ग्रुप उसमें पाया जा रहा है। तो इस बात को आप याद रख लेना। इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स की बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि पॉलीसैकेराइड्स में जो शुगर होते हैं, शुगर कंटेंट होते हैं, वो 200 से लेकर के कितने हो सकते हैं, 2500 तक हो सकते हैं, ठीक है ना, 2500 तक हो सकते हैं आपके शुगर के मॉलिक्यूल यानी कि मोनोसैकेराइड्स। अब ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं या फिर आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, जिसमें दो विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल नैग प्लस नैम है, ठीक है। और जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है इसका ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल जो है एसिड शुगर प्लस अमीनो शुगर से मिलकर के बना हुआ होता है। ये एसिड शुगर अमीनो शुगर क्या होते हैं, ये मेनली जो आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, एक प्रकार से डेरिवेटिव्स में आते हैं। डेरिवेटिव्स का मैंने आपको मतलब बता दिया था कि डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद होमोपॉलीसैकेराइड्स पे चलते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स आपके काफ़ी प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 4 ही प्रकार दे रखे हैं, ठीक है ना। ये दो जो हैं आपके स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इनको बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, जबकि सेलुलोज और काइटिन इन दोनों को बोलेंगे आपका स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स। एक बात याद रखना, जितने भी आपके एडिबल यानी कि खाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, जितने भी खाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे उन सब में आपका अल्फा ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है ना, उन सब में क्या पाया जाएगा, अल्फा ग्रुप, एक्सेप्ट लैक्टोज। जो आपका दूध होता है ना, मिल्क होता है, उसमें जो आपकी शुगर पाई जाती है जिसको हम लैक्टोज बोल देते हैं,
केवल उसमें ही बीटा ग्रुप पाया जाता है, वो एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों, तो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी आपके स्ट्रक्चरल इसके बाद जितने भी आपके स्ट्रक्चर होते हैं लाइक सेलुलोज, काइटिन, इनमें आपका बीटा ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना, बीटा ग्रुप पाया जाता है। अब ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, कल वैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, लेकिन आज भी बताऊंगा, ठीक है ना, आज भी बताऊंगा कि बीटा और अल्फा क्या होता है। इसी प्रकार से इन सब के अंदर जितने भी आपके होमोपोलीसैकेराइड्स होते हैं डी ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये ही फेवरेबल होता है। डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना सैकराइड्स का मतलब स्वीट्स होता है, ठीक है ना, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्वीट, क्योंकि देखो मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स आपके स्वीट हो सकते हैं। मोनोसैकराइड्स में तो हम सभी को स्वीट मान के चलते हैं कि मोनोसैकराइड्स में सभी स्वीट है, डाइसैकराइड्स में कुछ ही स्वीट होते हैं, पॉलीसैकराइड्स में कोई भी स्वीट्स नहीं होता, ठीक है ना, कोई भी स्वीट्स आपका नहीं होता। तो इस बात को आप याद रख लेना। यानी कि जैसे जैसे हम पॉलीसैकराइड्स की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं तो हमारी स्वीटनेस जो है वो ख़त्म होती जा रही है, स्वीटनेस इंडेक्स जो है हमारा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो स्टार्च जो होता है, स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, और प्लांट में पाए जाने के कारण इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के कारण ये आपके ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और आपकी जो इसमें लिंकेज पाई जाती है, अब लिंकेज क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आप इतनी बात याद रख लेना, जो प्लांट में आपका स्टार्च होता है उसमें जो ग्लूकोज होती है वो आपकी अल्फ़ा डी ग्लूकोज होती है। सेम ग्लाइकोजन में क्या होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज होती है, बट स्टार्च आपका प्लांट में पाया जा रहा है, जबकि ग्लाइकोजन जो है वो आपका कहाँ पर पाया जा रहा है, एनिमल में, ठीक है ना, यानी कि हमारे अंदर। अब हमारे अंदर जो आपका ग्लाइकोजन है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखना हमारा जो लीवर है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। पैनक्रियाज से एक हार्मोन्स निकलता है, वो इसका जो है आपको ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है ना। तो चलो हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे कि हमारा पैनक्रियाज क्या होता है, इसके बाद इंसुलिन क्या होता है, किस प्रकार से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, तो वो सब हम वहीं पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज आपके प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, और इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। काइटिन आपका फंगल सेल वॉल में पाया जाता है, फंगल सेल वॉल के साथ साथ ये आर्थ्रोपोड की सेल वॉल में भी पाया जाता है, ठीक है ना, काइटिन। और इसका ये जो काइटिन बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है आपका नैक का, यानी कि एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोस्टली जो पॉलीसैकराइड्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म देखने को मिल रही है वो सब डी की फॉर्म में मिल रही है, यानी कि इसका जो डी आइसोमर है वो ही आपका एक्टिव होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। आगे देखने वाले हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर रखा है, हमने पीछे पढ़ा है ना कि आपका मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, इसके हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे कैसी होती है। तो देखो ये है आपके हेक्सोज शुगर, ठीक है ना, ये आपके कौन से है, हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर में आपका कौन कौन सा आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये आता है आपका हेक्सोज शुगर में, यानी कि ये बना रहे हैं आपके मोनोसैकराइड्स, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं, ये आपके मोनोसैकराइड्स बना रहे हैं। इसके बाद आपका पेंटोज शुगर आती है, पेंटोज शुगर में आपका डीऑक्सीराइबोज आता है एंड आपका राइबोज आता है। डीऑक्सीराइबोज आपको डीएनए में देखने को मिलता है, जबकि राइबोज जो होता है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, आरएनए में देखने को मिलता है। हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से और तसल्लीपूर्वक देखा था। अब कुछ डाइसैकराइड्स आ जाते हैं। याद रखना डाइसैकराइड्स कब बनते हैं हमारे, जब ये हमारे जो मोनोसैकराइड्स होते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, COC होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है
और तब जा कर के आपका डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल याद रख लेना, माल्टोज, ठीक है ना, जो भी जितने भी पके हुए फल होते हैं उन सब में आपका माल्टोज पाया जाता है। सेलोबायोज, सेलोबायोज क्या होता है कि जब आपका सेलुलोज ब्रेकडाउन होता है, सेलुलोज ब्रेकडाउन होता है तो वो सेलोबायोज में ही ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। बट अब आप इसमें देखो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर तो आपको इस प्रकार की चमक रही है, ठीक है ना, बट एक स्ट्रक्चर आपको एन के आकार की चमक रही है, ठीक है ना। कैसी चमक रही है? एन के आकार की चमक रही है। इसका क्या मतलब है तो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। डाइसैकेराइड्स के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो उनको भी मत भूलना, ठीक है ना। वैसा तो आगे लिखे हुए हैं, हम बात करेंगे कौन से रिड्यूसिंग होते हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है ना। माल्टोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा, लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा, सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा। देखो अगर माल्टोज ब्रेक डाउन हो रहा है ना आपका, तो मिलेगा आपको डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ठीक है ना। क्या मिलने वाला है? डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अगर आपका लैक्टोज मतलब ब्रेक डाउन होगा तो उसमें मिलेगा आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है ना। लिखने वाली बात नहीं, मैंने आगे लिख रखा है, यहाँ पर मैं केवल आपको बता रहा हूँ। क्या मिलेगा आपको? अगर लैक्टोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलने वाला है। अगर यहाँ पर हमारा सुक्रोज जो है मतलब ब्रेक डाउन हुआ, सुक्रोज को हमने तोड़ा, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा तब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे मिलता है और क्या क्या होता है, तो आगे हम बात करने वाले हैं। तो देखो पीछे हमने देखा मोनोसैकेराइड्स एंड आपका पॉलीसैकेराइड्स, यहाँ पर सॉरी मोनोसैकेराइड्स एंड आपका डाइसैकेराइड्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ठीक है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल याद रख लेना, जैसे कि काइटिन जो कि फंगल सेल वॉल में पाई जाती, स्टार्च जो कि प्लांट सेल थी उसमें जो भोजन था, फूड था, स्टोरेज करने का काम कर रही थी, भोजन को स्टोरेज करने का काम कर रही थी। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल का फॉर्मेशन करा रही थी, ठीक है ना। इसके बाद पैक्टिन आ जाता है आपका, पैक्टिन क्या आता है बात करेंगे आगे। हेमीसेलुलोज क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। यानी कि ये सब कैसी आपकी पॉलीसैकेराइड्स होती है, ठीक है ना। क्या होती है? पॉलीसैकेराइड्स होती है। अब देखो जितने भी आपके फल, आपको फल वगैरह चमक रहे हैं, सीरियल्स दाल वगैरह चमक रही है, ब्रेड वगैरह हैं, इन सब में आपका स्टार्च होता है, ठीक है ना। इन सब में क्या है? स्टार्च होता है। तो जितने भी आप घर में सब्जियां बनाते हो उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च होता है। और इनमें बॉन्ड कौन सा होता है? अल्फा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अल्फा बॉन्ड होता है। अल्फा बॉन्ड जो हमारे अंदर एंजाइम्स रहता है, इस अल्फा बॉन्ड को ईजिली से ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है ना, ईजिली से ब्रेक डाउन कर लेता है। बट याद रखना जो बीटा बॉन्ड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर एंजाइम्स नहीं होता, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, ये बीटा आपका जो फॉर्म है, बीटा की फॉर्म है, ये हमारे अंदर डाइजेस्ट होनी बंद हो जाती है, ठीक है ना। बट इसका एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं मिल्क, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं दूध। तो दूध की बात हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि दूध अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं और मिल्क ना पढ़ें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। वन बाय वन हम एक एक लाइन पे चले गए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपका प्रोटीन की बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करती है? मरम्मत यानी कि मेंटेनिंग का काम करती है। इसके बाद जब फैट की मेटाबॉलिज्म होती है तब भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होता है। याद रखना जो आपकी फैट सेल होती है उसमें अधिकतर मोस्टली जितनी भी आपकी फैट सेल होती है मैं उनको बीमारी सेल कहता हूँ, ठीक है ना, डिजीज सेल के नाम से बोलता हूँ। क्योंकि देखो उसमें ऐसी गैसें भरी हुई होती है ना जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। जितनी भी फैट सेल होती है उनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसें बनी हुई होती है जिसके कारण हमारा पेट खराब होता है, हमारी तबीयत खराब होती है, ठीक है ना। तो फैट सेल शरीर में होनी बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है। तो जो है अपनी फैट सेल कम करो, ठीक है ना। अगर देखो आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं ले रहे, तब आपकी फैट सेल जो है वो ब्रेक डाउन होगी और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। फैट सेल आपकी ब्रेक डाउन होगी और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। बट याद रखना अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे
तो आपको कोई सा ऐसा या तो सब्जी लो या फिर फल लो जिसमें फाइबर जो है भरपूर मात्रा में हो, ठीक है ना। सब्जी लो या फिर फल लो जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो। चलो मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ वेट लॉस करने का, ठीक है ना। आपने बहुत सारे डाइटिशियन देखे होंगे जो वेट लॉस करने का आपको वो बताते हैं, तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक योगा टीचर रह चुका हूँ और मैं बताता था, ठीक है ना। मैं खुद एक एडवाइज़र रह चुका हूँ जिसको फ़ैट लॉस करना होता है उनका। तो देखो फ़ैट लॉस करने के लिए क्या होता है, आपको पर डे मील खाना पड़ता है, ठीक है ना। पर डे आप कुछ ना कुछ खाओगे, आपको खाना नहीं छोड़ना। बट ये है कि खाने को अगर आप दिन में 3 बार खा रहे थे तो अब उस 3 बार के खाने को बंद करना है, आपको अब खाना है 5 बार, ठीक है ना। 3 बार से हमने बढ़ा दिया 5 बार, ठीक है ना। 3 बार से कितना कर दिया आपका 5 बार आपको खाना है। बट याद रखना अगर पहले आप एक दिन में अगर आप मान लो 12 रोटी खा लेते हैं, ठीक है ना, और उसको आप तीन भागों में खा लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 टाइम में आप 12 रोटी खाते हैं, 4 रोटी एक टाइम में, ठीक है ना। 4 रोटी एक टाइम में। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको खानी है मात्र 8 रोटी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। मात्र 8 रोटी स्टार्टिंग में खानी है। बट उसको कितनी बार में खाना है, 4 बार में खाना है, ठीक है ना। 4 बार में खाना है। आप अपने हिसाब से देख लेना टाइमिंग, आप दिन कितने घंटे का निकाल लो, 12 का निकाल लो या फिर 14 का निकाल लो, ठीक है ना। 12 घंटे का, 14 घंटे का या फिर 15 घंटे का, कितने घंटे का दिन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब केवल 8 रोटी खानी है और वो भी 4 बार में करके। और रोटी पहले क्या कर रहे थे आप, रोटी ली और खा ली, रोटी ली और खा ली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, आप चबा चबा करके खाना है। यानी कि अगर आप पहले खाना खाने में 15 मिनट ले रहे थे तो अब आपको कम से कम 20 मिनट लेनी है एक टाइम के मील में, ठीक है ना। एक टाइम के मील में जब तक रोटी चबाते आपको मीठी ना लगने लग जाए, ठीक है ना, जब तक जो पॉलीसैकेराइड्स है वो मोनोसैकेराइड्स में ना बदल जाए, ठीक है ना, तब तक आपको रोटी चबानी है। एक नंबर। दूसरी बात क्या होगी कि आपको पानी भरपूर मात्रा में लेना है, ठीक है ना। पानी भरपूर मात्रा में लेना है। दूसरी बात, आपको कुछ ना कुछ ऐसा खाना है जिसमें फाइबर हो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ, चाहे वो आपकी सब्जी हो सकती है, कच्ची सब्जी हो सकती है, याद रखना पकी हुई सब्जी नहीं, कच्ची सब्जी, जैसे कि खीरा, लौकी का जूस, तो ये सब आपका हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इन सब में क्या है, फाइबर भरपूर मात्रा में। फाइबर क्या होएगा कि फैट सेल जो है उसको ब्रेक डाउन करवाएगा, उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 4 बार मील ले लेते हैं और आपको कितनी रोटी खानी है, 8 रोटी। अब आपको क्या नहीं खाना, चावल आपको बिल्कुल छोड़ देना है। चावल, अगर आपको मोटापा घटाना है तो चावल आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। चावल आप बिल्कुल नहीं खाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लेनी है कुछ मात्रा में प्रोटीन, क्योंकि रोटी से तो मिल जाता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स, अब हमें प्रोटीन भी लेनी पड़ेगी। प्रोटीन आपका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आलमंड यानी कि बादाम में पाया जाता है, जो आपके चने होते हैं चनों में आपका पाया जाता है, सोयाबीन में आपका पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया काम क्या है कि आप सोयाबीन ला करके रखो जो सोयाबीन की बरी होती है, ठीक है ना। सोयाबीन की बरी ला करके रखो या फिर चने ला करके रखो, दोनों को पानी में डिप करो। पानी में डिप करने के बाद जब ये मतलब फूल जाए, थोड़ा सा मतलब एक कटोरी से भी हाफ कटोरी, एक कटोरी से भी हाफ कटोरी वो खाना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगी, ठीक है ना। प्रोटीन मिलेगी तो फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी, ठीक है। अब इतनी बात होगी कि पानी ज़्यादा पीना है, प्रोटीन अपने जो है डेली रूटीन लाइफ में डेली लेनी है। 12 रोटी से 8 रोटी खानी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी है आपको। एक्सरसाइज दिन में 2 बार करनी है, एक्सरसाइज दिन में 2 बार करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज दिन में आप 2 बार करोगे जिसमें आप अपनी कैलोरी को बर्न करोगे। मान लो अगर आपने 2K कैलोरी ले रखी है, ठीक है ना, 2K कैलोरी दिन में खाई, तो आपको कम से कम 3K कैलोरी को रिलीज करना पड़ेगा। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना। रनिंग कर रहे हो या फिर कोई सा योगा कर रहे हो या फिर कोई सी अदर एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो पता कैसे लगता है कि हमने कितनी कैलोरी ली और कितनी कैलोरी बर्न करी, तो आजकल मोबाइल में काफ़ी सारे ऐप आ रखे हैं जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद ये आपको सिलसिला करना है 1 मंथ तक। कितने मंथ तक, 1 मंथ तक यही सिलसिला रखना है, यही रूटीन रखना है। जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यही 8 रोटी रखनी है।
8 रोटी रखनी है, बट अब आपको अपनी जो एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है उसको बढ़ा देना है, ठीक है ना, उसको बढ़ा देना। यानी कि आप एक दिन में मान लो आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अब आपको 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक दिन में, ठीक है ना। ये था आपका दूसरा महीना, ये कैसा था आपका दूसरा महीना। फिर आता है आपका तीसरा महीना, ठीक है ना, फिर आता है तीसरा महीना। अब आप क्या है, थोड़े बहुत चावल खा सकते हो, ठीक है। इन 8 रोटी को आप 9 रोटी कर सकते हो और 10 भी कर सकते हो, ठीक है ना, 10 भी कर सकते हो। बट अब जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आपको देना पड़ेगा 1.5 आवर्स, ठीक है ना, 1.5 आवर्स, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे बढ़िया आपका डाइटिशियन चार्ट है, ठीक है ना। खाने में आपको फाइबर लेना है जिसमें कार्ब ज़्यादा हो, कार्ब मतलब जैसे आपके लड्डू हो गए, कोई भी ब्रेड्स हो गया, कोई भी मीठी चीज़ उसको नहीं लेना। आपको केवल दिन में इतना ही खाना खाना है जिससे आपको देखो अब हर किसी का वेट एक सा नहीं होता, किसी का 70 किलो है, किसी का 90 किलो है, किसी का 120 है, किसी का 150 तक है, तो उन सब के लिए अलग अलग होता है। बट आपको देखना है कि आप जितना पहले खा रहे थे अब उसका कम से कम 30% घटा दो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 30% घटा दो। पहले अगर आपका वेट कुछ भी हो, आप जो भी खा रहे थे उसका 40 से 30% घटा दो। और अगर पहले 2 टाइम खा रहे थे या 3 टाइम खा रहे थे तो उसको अब 4 टाइम खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो इतनी बात आप कर लेना। एक ड्रिंक ले लेना ज़रूर जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना, कोई आपको हर्बल टी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। एक नींबू सारी की सारी टी पे भारी है, ठीक ना। क्या करना है, स्पेशली पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद अगर आपको जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, उसमें कॉफ़ी मिलानी है, ठीक है ना। कॉफ़ी मिलाने के बाद उसमें आपको नींबू निचोड़ना है, तो वो बन जाती है आपकी परफेक्ट जो है आपकी ड्रिंक, ठीक है ना, फैट कटर के लिए। तो आपको इतनी बात करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। और जो पतले हैं उनके लिए क्या है भाई, पतले हैं तो दबा करके कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, ठीक है ना। फैट मत खाना, क्योंकि फैट जो है फैट तो आपका क्या होगा, लोग बागों को बहुत ज़्यादा भ्रांति होती है कि अगर हम फैट खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता। आपका फैट तब बढ़ता है जब आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लोगे तभी आपका फैट गेन होगा। अगर आप फैट ले रहे हो जैसे कि घी तेल ये ज़्यादा खा रहे हो तब आपको ये नुकसान देंगे, ना कि आपका फैट इंक्रीज करेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए, इतनी बात पता चली। ये सब हम चीज़ आगे मतलब पिछली क्लास में देख चुके थे कि आपका फाइबर जैसे कि आटा होता है, आटे को हम छानते हैं तो हम छानने में वो सारा का सारा आटे का फाइबर निकाल देते हैं। तो ये चीज़ हम हालांकि मैंने पहले बता दी थी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन हम देख चुके थे कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है वो मेनली कैसा होता है, 3 टाइप का होता है, यानी कि मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड आपका पॉलीसैक्राइड्स। बट इन्होंने यहाँ पर मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स में दे रखा है। मोनोसैक्राइड्स को हमने बड़े ही तसल्ली पूर्वक पढ़ा है कि मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं आपके, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक होते हैं। और इन कार्बन के बेस पे ही इनको नाम दिया जाता है, चाहे टेट्रोज हो, ट्रायोज हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो, हेप्टोज हो, ठीक है ना। तो इनको इसी के बेस पे नाम दिया गया है। अब डिपेंड करता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है या फिर कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है ना। कीटोन ग्रुप पाया जा रहा होगा तो उसका नाम अलग होगा, और एल्डोज ग्रुप पाया जा रहा होगा यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा होगा तो उसका नाम अलग होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा होगा तो प्रोनाउंसिएशन में जो आपका शुगर होती है उसके बीच में लग जाता है UL, ठीक है ना, उसके बीच में क्या लग जाता है, UL। तो हम ये सब चीज़ देख चुके हैं। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ओलिगोसैक्राइड्स हमने पढ़ा था। ओलिगोसैक्राइड्स में आपके जो कार्बन नंबर है वो 2 से लेकर के 9 तक आ सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन नंबर या फिर मोनोसैक्राइड्स को हम मोनोसैक्राइड्स बोलेंगे, यानी कि 2 से लेकर के 9 मोनोसैक्राइड्स तक आ सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है डाइसैक्राइड्स। तो डाइसैक्राइड्स में कितने आपके शुगर होंगे, कितने शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि आपका जो है सुक्रोज हो सकता है, इसका एग्जाम्पल माल्टोज हो सकता है या फिर लैक्टोज हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर इसका फार्मूला ऐसा क्यों होता है कि C12H22O11, इसका ऐसा फार्मूला क्यों, जबकि आप मोनोसैक्राइड्स देखोगे तो उसका फार्मूला आपको कुछ ऐसा मिलेगा C6H12H12 एंड O6 ये आपका मोनोसैक्राइड्स का फॉर्मूला है और ये आपका डाइसैक्राइड्स का फॉर्मूला है। तो इसमें ऐसा अंतर क्यों है, तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि देखो भाई, जब आपका डाइसैक्राइड्स बनता है तब आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जिसके कारण यहाँ पर एक H2O कम हो जाएगा, ठीक है ना, एक H2O कम हो जाएगा। जितने भी आपके पॉलीसैक्राइड्स होते हैं उन सब में ये अगर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना है तो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है। डाइसैक्राइड्स के एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। जब हम सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेंगे, याद रख लेना, जब हम सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें ज़रूरत होगी वाटर की, देखो आप एक बात याद रखना, जो भी आपका पाउडर फॉर्म में पाया जाता है वो लीनियर कार्बोहाइड्रेट्स में गिना जाता है। वो कैसे गिना जाता है, लीनियर कार्बोहाइड्रेट्स पर। और जो आपका जितना भी लिक्विड में पाया जाता है, मतलब जो भी आपका लिक्विड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो आपका साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो समझो। देखो चीनी है, चीनी में अब क्या है, चीनी जो है आपका सूखा एक पाउडर फॉर्म में है, मतलब वहाँ पर H2O नहीं पाया जा रहा, ठीक है ना, H2O नहीं पाया जा रहा, ठीक है, सॉरी H2O नहीं पाया जा रहा सॉरी वहाँ पर आपका H2O नहीं पाया जा रहा। यानी कि जितने देखो आप मोनोसैक्राइड्स से डाइसैक्राइड्स की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ये मान लो आपका मोनोसैक्राइड्स है, फिर आपका डाइसैक्राइड्स है, देन उसके बाद आपका क्या आने वाला, पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है ना। तो जितना आप जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हो उतनी ही आपको ड्राइड फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की कैसी फॉर्म देखने को मिलेगी, ड्राइड फॉर्म देखने को मिलेगी, यानी कि पाउडर फॉर्म देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपका जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं वे बेसिकली आपको कैसे देखने को मिलेंगे, लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जबकि आपका जो चलो इस बात को मैं आगे ही बताने वाला हूँ, अब मुझे पता है क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आएगा कि लीनियरिटी क्या होती है और आपकी जो है साइक्लिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। आगे जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तब आ जाएगा। यहाँ पर यह बात याद रखना कि जो अगर आपका सुक्रोज है, सुक्रोज को जब हम वाटर प्रोवाइड कराएंगे तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटने वाला है, यानी कि यहाँ पर रिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा। याद रख लेना, ये सुक्रोज किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होगा। जबकि माल्टोज में क्या होने वाला है, जब माल्टोज ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हमें मिलने वाले हैं। और ये ग्लूकोज कैसे होंगे, ये होंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये भी हमारे सुक्रोज कैसे होंगे, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड आपके अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, सॉरी यहाँ पर हमारे अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, हाँ अल्फ़ा डी फ्रक्टोज ही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रख लेना। अब ये साइक्लिक फॉर्म, लीनियर फॉर्म क्या है इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ट्रायोज देख लेते हैं। ट्रायोज मतलब आपके 3 मोनोसैक्राइड्स मिलकर के ट्रायोज बनाते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है आपका रैफिनोज। मैंने बताया था रैफिनोज में आपका क्या क्या पाया जा रहा है, तो आपका गैलेक्टोज पाया जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपका रैफिनोज को कहीं पर भी नहीं लिखा मैंने आगे। गैलेक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज आपका पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है एंड प्लस आपका जो है कि फ्रक्टोज भी इसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। यानी कि तीनों की तीनों जो आपकी बेसिक हेक्सोज शुगर है,
तीनों की तीनों जो बेसिक्स हैक जो शुगर है वो आपकी ट्राइसैकेराइड्स में पाई जा रही है, ठीक है ना, जिसका जनरल फार्मूला है आपका C18H32 एंड O16, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यानी कि H4, यहाँ से क्या निकलने वाला है आपका H4 एंड O2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना, H4O2 बाहर निकलेगा। तो आपको जो है जो केमिकल फॉर्मूला है वो रटने वाली बात नहीं है, इसको समझो कि कैसे कैसे आपका केमिकल फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स यानी कि आपके काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर के आपके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, और जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें कितने मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, तो याद रखना 200 से लेकर के 200 से लेकर के आपके 2500 तक जो है मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल नहीं भूलना है। यहाँ पर देखो, जितना अगर आपका कोई सा भी पॉलीसैकेराइड्स ब्रेकडाउन होता है, जितने भी ग्लाइकोसिडिक आपके बॉन्ड ब्रेकडाउन होंगे उतने ही वाटर की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, तभी जा कर के वो सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, ठीक है ना, तभी जा कर के वो सिंपलर फॉर्म में टूटेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब थोड़ा तसल्लीपूर्वक पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। इसको देखो, 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जो कि किसी भी मोनोसैकेराइड्स में होने आवश्यक है। एक तो होता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल में आपका क्या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड्स हो सकता है एंड आपका कीटो ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि CHO हो सकता है, यानी कि आपका CHO हो सकता है एंड C डबल बॉन्ड O हो सकता है। मैंने बताया है कि आपको CHO कहाँ पर पाया जाता है, एक्सटर्नल यानी कि एंड पर पाया जाता है, जबकि आपका जो कीटो ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 2 पे पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इफ़ द कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड द मोनोसैकेराइड इज एल्डोज, इफ़ द कार्बोनिल ग्रुप इज ए कीटोज द मोनोसैकेराइड्स इज कीटोज, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद मोनोसैकेराइड्स विथ 3 कार्बन एटम आर कॉल्ड ट्रायोज, दोज विथ 4 आर कॉल्ड टेट्रोज, 5 आर कॉल्ड पेंटोज, 6 आर कॉल्ड हेक्सोज एंड सो ऑन, इसी प्रकार से होते चले जाएंगे। बट यहाँ पर एक बात याद रख लेना कि आपका ट्रायोज से लेकर के हेप्टोज तक ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं। कभी आप ये नहीं पढ़ोगे कि ऑक्टोज मोनोसैकेराइड्स है, नैनोज मोनोसैकेराइड्स है, इस प्रकार से आप कभी नहीं पढ़ोगे। 3 कार्बन से लेकर के याद रखना 7 कार्बन तक ही आपको क्या मिलने वाले हैं, मोनोसैकेराइड्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं। अब वैसे तो मैं यह आपको कल बता चुका था कि जो ट्रायोज होता है उसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड होता है, टेट्रोज का इरेथ्रोज होता है, पेंटोज का राइबोज होता है एंड हेक्सोज का आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होता है, ठीक है ना। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में मैं कल आपको समझा चुका था। तो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं डी फॉर्म क्या होती है एंड एल फॉर्म क्या होती है। D and L designation are the ways on the configuration about the single asymmetric C in glycerol aldehyde, यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि D फॉर्म है या फिर L फॉर्म है, ठीक है ना। अगर ये OH ग्रुप आपका राइट साइड में प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे D फॉर्म, ठीक है ना। राइट साइड में प्रेजेंट है यानी कि इसको बोलेंगे हम D फॉर्म, और अगर हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लीवो साइड में प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम लीवो, ठीक है ना, यानी कि L फॉर्म, ठीक है ना। ये मैं आपको अमाइनो एसिड में पढ़ा चुका हूँ। सेम यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हो। द लोअर रिप्रेजेंटेशन आर फिशर प्रोजेक्शन
और जो ये वाली जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये आपका बेसिकली जो डी और एल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम डी बोलते हैं, एल बोलते हैं, वो बताई थी आपकी फिशर प्रोजेक्शन ने, ठीक है ना, फिशर प्रोजेक्शन ने आपकी बताई थी। तो आप इस बात को याद रख लेना। इसके बाद फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है कि द शुगर विथ मोर देन वन कायरल सेंटर, ऐसा शुगर जिसके पास एक कायरल सेंटर पाया जाता है। कायरल सेंटर क्या होता है कि जिस कार्बन के पास में जो चारों ग्रुप होते हैं वे अलग अलग हों। जैसे कि देखो, मान लो ये वाला कायरल सेंटर लेकर के चलो, इस साइड में आपका हाइड्रोजन है, इस साइड में आपका हाइड्रोक्सिल है, इस साइड में आपका कार्बन है, इस साइड में आपका CH2OH है, यानी कि एक कैसा हो गया, कायरल कंपाउंड हो गया। कायरल सेंटर डी और एल रेफर टू द एसिमेट्रिक सी फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मोस्टली नेचुरली अकरिंग शुगर आर डी आइसोमर, जो मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वे आपके डी आइसोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कैसे फॉर्म करते हैं, डी आइसोमर फॉर्म करते हैं। इसके बाद सेम यही आपकी रामायण कथा लिखी हुई है, इसके बारे में स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना। फिशर प्रोजेक्शन नाम याद रख लेना। फिशर प्रोजेक्शन ने बताया था हमारे कि डी और आपका एल फॉर्म किस प्रकार से बनती है शुगर के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको बताना था कि जो आपके एपीमर होते हैं, कौन से कार्बन पे आपका मैनोज एंड आपका ग्लूकोज एपीमर होते हैं, या फिर गैलेक्टोज एंड आपका ग्लूकोज कौन से कार्बन पे एपीमर फॉर्म करते हैं। आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्लूकोज प्लस जो देखो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस, अगर ग्लूकोज को हम गैलेक्टोज का एपीमर हमें कौन से नंबर पे मिल रहा था, तो हमें मिल रहा था दूसरे कार्बन पे, ठीक है ना। कहाँ पर मिल रहा था, दूसरे कार्बन पे। लेकिन जब हम ग्लूकोज और मैनोज को देख रहे थे, ग्लूकोज एंड मैनोज को देख रहे थे, तो हमें कहाँ पर मिल रहा था, कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना, क्योंकि इतनी बात पूछी जाती है कि बताइए कि कौन किसका एपीमर है और कौन से कार्बन पे आपका लिंक है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखने को मैंने बोला था। चलिए आइए आगे बात करते हैं। एपीमर हम देख चुके हैं। एपीमर क्या होता है कि ओनली वन कायरल सेंटर विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी दो मोनोसैकेराइड्स में एक कायरल जो आपका कायरलिटी है, कोई सा भी ग्रुप शो कर सकता है। उसी को आपको बताना था कि मान लो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, मैंने पीछे गलत बता दिया है यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर गलत बता दिया है मैंने। तो ये जो है आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो कौन से नंबर का है, नंबर 4 का है, ठीक है ना, नंबर 4 का है। चलिए हम आगे ही बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो एपीमर है कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है, कार्बन नंबर 4 पे। जबकि ग्लूकोज एंड डी मैनोज जो है वो कार्बन नंबर 2 पर एपीमर है। एपीमर मतलब जहाँ पर आपका कायरल सेंटर डिफरेंट हो, कायरल सेंटर डिफरेंट हो किसी भी ग्रुप में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। ये सेम है। देखो इनैंसोमर क्या बताता है, इनैंसोमर बताता है हमें कि कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है, ठीक है ना। यानी कि हमारा डेस्टो रोटेटरी है या फिर हमारा लीवो रोटेटरी है। यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है आपका एक, ठीक है ना, एक आपका मिरर रखा हुआ है। हम देखेंगे इनैंसोमर कौन सा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखो OH जो है वो राइट साइड में पाया जा रहा है तो इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज, और अगर हमारा लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है तो इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, डेस्टो रोटेटरी यानी कि आपका लीवो रोटेटरी। तो अब आपको पता होगा जो आपका डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज हो वो इनैंसोमर प्रॉपर्टी रखता है, जबकि जो आपका कायरल कंपाउंड हो वो एपीमर जो आपकी है कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो जो मैंने साइक्लिक फॉर्म की बात की थी वो ये है, ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म की जो बात की थी ये है। याद रखना, जब किसी भी पॉलीसैकेराइड्स को हम पानी में भिगोएंगे, जैसे कि चीनी को किसी भी आप मान लो चीनी को हमने पानी में डाल दिया तो वो घुल जाएगी, घुलने के बाद वो एक साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगी। बट जब चीनी बाहर थी, पानी से बाहर थी, तो वो पाउडर फॉर्म में थी, यानी कि हमारे सॉलिड फॉर्म में थी, तो वो लीनियर टाइप की थी, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, कोई इतना मतलब खास स्टेटमेंट नहीं है इसमें।
बट यहाँ पर याद रखना हेमी एसिटल एंड आपका हेमिकेटल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो देखो जैसे कि इसका नाम बता रहा है हेमी एसिटल यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, हेमिकेटल यानी कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप होने वाला है। अन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद द अल्कोहल टू फॉर्म ए हेमिकेटल यानी जब आपका अल्कोहल हो, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO होता है, वो आपका अल्कोहल ग्रुप से अटैच होता है, तब बनता है आपका हेमी एसिटल। तब क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। जबकि अगर आपका कीटोन ग्रुप से अल्कोहल जो है रिएक्ट करता है, तब आपका हेमिकेटल बनने वाला है। तो देखो एल्डिहाइड आपका सिंपल था, क्या था कि CHO, ठीक है ना, CHO था, एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। इसने OH ग्रुप यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी कि जो आपका अल्कोहल ग्रुप होता है R-O, इससे जो है रिएक्शन करी और हेमी एसिटल बना लिया। सेम यहाँ पर कीटो ग्रुप है यानी कि C डबल बॉन्ड O है, इसने अल्कोहल से जब रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद इसने हेमिकेटल बना लिया। तो दोनों याद रखना कि जो है एल्डिहाइड अगर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हेमी एसिटल बनाएगा, और अगर केटल यानी जो कीटोन ग्रुप है वो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हेमिकेटल बनाएगा। दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में टर्मिनोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वही पीछे वाला कहानी है, ठीक है ना, वही सेम आपकी पीछे वाली कहानी है। तो आप इसको भी पढ़ लेना, कोई इतना ज़्यादा इतना मतलब डीप नहीं है, इतना एग्जाम में पूछने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक बात याद रखना, जो आपका फ्रक्टोज होता है एंड आपका जो भी फ्रक्टोफ्यूरोनोज होता है या फिर आपका लीनियर होता है, उसमें किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक ना, किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो देखो ये जो आपका इस प्रकार की अगर स्ट्रक्चर है, ये 6 मेंबर पायरोनोज, अगर 6 मेंबर है तो उसको बोलेंगे हम पायरेनोज। 6 मेंबर है तो उस अगर कार्बन 6 मेंबर है, कार्बन तो 6 मेंबर खैर हो गई, अगर स्ट्रक्चर हमारी 6 मेंबर रिंग की है तो उसको बोलेंगे पायरोनोज रिंग, ठीक है ना। वाई रिएक्टिंग ऑफ द जो कार्बन नंबर 2 होता है कीटो ग्रुप विथ OH ऑन C6OH, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है वो देखो, जो आपका पायरोनोज होता है, पायरोनोज में ये जो दूसरा जो आपका बॉन्ड है, ये जो दूसरा कार्बन है, ये रिएक्ट करता है इस 6 से और एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। अगर इस प्रकार से कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 में अगर आपकी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं पायरोनोज, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, पायरोनोज। अगर 5 मेंबर अगर 5 मेंबर है यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 की यहाँ पर 2 की रिएक्शन अगर इस 5 से करवा दें, 2 की रिएक्शन इस 5 से करवा दें, ठीक है ना। देखो 5 मेंबर फ्यूरोनोज क्या होता है कि वाई रिएक्शन ऑफ द कार्बन 2 यानी कि कीटो ग्रुप विद द OH ऑन द C5, यानी कि इस कार्बन ग्रुप की जो रिएक्शन अगर हम इससे करवा दें, इस OH से करवा दें 5वें नंबर से, तब इसको बोलेंगे फ्यूरोनोज। तो 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, पायरोनोज एंड फ्यूरोनोज। 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, पायरोनोज एंड फ्यूरोनोज। पायरोनोज में क्या होता है कि दूसरा कार्बन 6 कार्बन से जाकर के अटैच होता है, जबकि आपका फ्यूरोनोज क्या होता है कि आपका दूसरा कार्बन आपके 5वें कार्बन से अटैच होता है, वो भी OH ग्रुप से, ठीक है ना। तो बस इतनी सी रामायण कथा थी जो आपको सुनानी थी। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा किसको बोलते हैं और बीटा किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पर CH2OH और आपका यहाँ पर OH नीचे आ रहा है, ठीक है ना, OH नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर OH जो है पहले कार्बन में नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है ना, नीचे की साइड में क्या आ रहा है, OH कार्बन आ रहा है तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा। और अगर OH जो है आपका ऊपर की साइड में आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम बीटा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम बीटा। ये सेम ही यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है आपको पता होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो वाटर का रिमूवल होने वाला है,
ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताए थे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। यहाँ पर याद रख लेना जो सुक्रोज होता है वो टूटेगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, जो माल्टोज होता है वो 2 मॉलिक्यूल, अगर हम डाइसैकेराइड्स को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे तब की बात बता रहा हूँ मैं, और अगर हम माल्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज प्लस हमारा ग्लूकोज में टूटने वाला है। लैक्टोज को जब हम क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे तब हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटने वाला है। तीनों का ब्रेक डाउन किस किस जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो मोनोसैकेराइड्स है उनमें हो रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स में आपको वही है कि आपका कि मतलब बहुत सारे आपके मोनोसैकेराइड्स मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपनी तरफ से आज ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो देख लेना, ठीक है ना। स्टार्च है, स्टार्च में आपको क्या है, स्टार्च आपका प्लांट में पाया जा रहा है और प्लांट में पाए जाने के बावजूद भी ये आपका एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना। अब स्टार्च जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। स्टार्च को आपका 2 भागों में बांटा गया है, एक है अमाइलोज एंड एक है आपका अमाइलोपैक्टिन। तो स्टार्च आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका अमाइलोज हो सकता है, एक आपका अमाइलोपैक्टिन हो सकता है। जो आपका अमाइलोज होता है उसमें जो लिंकेज होता है, जो उसमें बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक, वो होता है अल्फा 1,4। देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं नहीं पढ़ा रहा समझ लो वो कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अमाइलोज में आपसे लिंकेज पूछा जाता है, अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो चैन पाई जाती है वो लीनियर पाई जाती है, ब्रांच चैन नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अमाइलोज में आपकी जो है लीनियर चैन पाई जा रही है, ये देखो आपको लीनियर चैन मिल रही है यहाँ पर आपको, यानी कि एक प्रकार से कैसे मिलना। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो साइक्लिक है, देखो भाई लीनियरली जुड़े हुए हैं ना, ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं वे कैसे जुड़े हुए हैं, लीनियरली जुड़े हुए हैं। एक होती है ब्रांच जो कि आपको अमाइलोपैक्टिन में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। स्टार्च को 2 भागों में बांटा गया है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो जो आपका अमाइलोज है, अमाइलोज में लिंकेज कैसा पाया जा रहा है, अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जा रहा है। द एंड ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स विथ एन एनोमेरिक C1 नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड्स। यानी कि जो आपका C1 होता है वो कोई सा भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इस बात को रिड्यूसिंग एंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अमाइलोपैक्टिन की बात करेंगे। अमाइलोपैक्टिन में अब आपके 2 प्रकार की लिंकेज होती है, एक होती है अल्फा 1,4 लिंकेज, दूसरी होती है ब्रांच। देखो अल्फा 1,4 जो है आपकी लीनियर लिंकेज है, इसको अल्फा 1,4 को हम लीनियर लिंकेज के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी लीनियर लिंकेज हो गई, ठीक है ना। और एक और इसमें लिंकेज होती है जिसको बोलते हैं अल्फा 1,6। अल्फा 1,6 को हम ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। देखो ये आपकी लीनियर जाती, बट यहाँ पर अब एक ब्रांच बन गई, ठीक है ना। यहाँ पर एक ब्रांच टाइप की हो गई, जिस प्रकार से आप पेड़ में तने देखते होंगे, तने निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रांच। तो यहाँ पर आपको एक ब्रांच टाइप की देखने को मिल गई। ये था आपका अमाइलोपैक्टिन। यहाँ पर आपको लिंकेज याद रखनी है बस, ठीक है ना। तो क्या याद रखनी है, लिंकेज यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद ग्लाइकोजन में चलते हैं। ग्लाइकोजन में याद रख लेना कि आपके अल्फ़ा, यहाँ पर देखो ग्लाइकोजन द ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीमर इन एनिमल, यानी कि एनिमल के अंदर जो आपका ग्लूकोज स्टोरेज का काम करता है ग्लाइकोजन, इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइलोपैक्टिन। जो आपका अमाइलोपैक्टिन की स्ट्रक्चर हो रही थी, यानी कि वहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, ब्रांच सेल पाई जाती। तो यहाँ पर भी आपकी ब्रांच सेल पाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा 1,6 ब्रांच सेल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि पहले ये लीनियर थी, ये क्या है अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,4 भी मिलेगी, याद रख लेना। ग्लाइकोजन में अल्फ़ा 1,4 भी मिलेगी, बट अल्फ़ा 1,4 के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, अल्फ़ा 1,6 भी मिलने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं शुगर की कायरलिटी के ऊपर। तो इसकी 2 फॉर्म आती है, याद रख लेना, एक होती है चेयर फॉर्म, एक होती है बोट फॉर्म, ठीक है ना। एक होती है चेयर फॉर्म, एक होती है बोट फॉर्म। तो देखो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, तो आपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितना बताया आप उस हिसाब से भी इस डायग्राम को देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी या फिर बोट फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।
तो अगर आपकी कुछ याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो जहाँ पर आपकी एनर्जी मिनिमम होती है, जहाँ पर आपकी एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है ना। वो कैसी होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। बट जहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई या फिर मैक्सिमम हुई तो वो आपकी स्टेबल फॉर्म नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि शुगर की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, चेयर फॉर्म आपकी स्टेबल होती है। चेयर फॉर्म ही क्यों स्टेबल होती है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। मान लो यहाँ पर आपका कोई सा भी ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, कोई सा भी ग्रुप है, यहाँ पर आपका कोई दूसरा ग्रुप है, तो जो इनके बीच में रिएक्शन होगी ना, जो इनके बीच में ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ पर आपका हिंड्रेंस कम होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, हिंड्रेंस कम रहेगा, इस बात को मत भूलना। जबकि यहाँ पर देखो 3 या 4 5, यहाँ पर देखो ये हिंड्रेंस है, ये हिंड्रेंस है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन जब हम इसकी 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तब वहाँ पर हमें जो है हिंड्रेंस कम देखने को मिलता है। तो याद रख लेना, जो चेयर होती है उसमें एनर्जी मिनिमम होती है, और जो आपकी बोट फॉर्म होती है उसमें एनर्जी जो होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है। यानी कि यहाँ पर देखो जो एनर्जी है वो कैसी मिल रही थी, 0 0, बट यहाँ पर एनर्जी 6.5 मिल रही है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रख लेना। चलिए इतना आपकी समझ में आया, अब पढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब आता है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक ना। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि अगर कोई सा भी अमाइनो एसिड, अगर आपका अमाइनो एसिड में सेरीन हो सकता है और थ्रियोनिन हो सकता है। अमाइनो एसिड में क्या हो सकता है, सेरीन एंड थ्रियोनिन। अगर वो एक शुगर ग्रुप से अटैच हो रहा है, वो एक शुगर ग्रुप से अटैच हो रहा है, कौन सा आपका, सेरीन एंड थ्रियोनिन, तब उसको बोलेंगे ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलेंगे, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। इसके मतलब इसके पलट में, इसके दूसरे उसमें, अगर आपका एस्परजिन यानी कि ASN आपका, अगर जो ये अमाइनो एसिड है, देखो ये अमाइनो एसिड अगर किसी भी आपका कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे तब आपका एन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिए हैं कि आपका एन ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ओ ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, आप इनको पढ़ सकते हो। असल में ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है सेल बायोलॉजी में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब आ जाती है आपके लिए इम्पोर्टेंट टेबल। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है कि आपकी कोई सी भी सैकराइड्स है वो किस किस प्रकार से फॉर्मेशन हुई है और उनके बीच में लिंकेज क्या है, ठीक है ना। तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैक्टोज की, कि लैक्टोज क्या होता है। तो देखो भाई, लैक्टोज एक एक्सेप्शन है। लैक्टोज को हम खाते हैं, यानी कि लैक्टोज कहाँ पर पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना। लैक्टोज कहाँ पर पाया जा रहा है, आपका मिल्क में पाया जा रहा है, और मिल्क हम पीते हैं, ठीक है ना, मिल्क हम पीते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि अब ये खाने वाली चीज़ है, पीने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर जो लिंकेज होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी अल्फ़ा, वो होनी चाहिए थी अल्फ़ा, बट यहाँ पर अल्फ़ा नहीं है, यहाँ पर पाई जा रही है बीटा, ठीक है ना, यहाँ पर पाई जा रही है बीटा। अब इस बीटा के पाए जाने के कारण क्या क्या नुकसान है वे सुनो। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो दूध होता है, जैसे दूध पिएंगे वो उल्टी कर देंगे, यानी कि दूध नहीं खप पाता, दूध नहीं खप पाता है, ठीक है ना। लैक्टोज आपके काफ़ी सारे जितने सीरियल्स होते हैं या फिर आपके फल होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो अगर कोई सा फल खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे जिसमें लैक्टोज पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें बच्चों के उससे सुनो, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दूध पिएंगे और उल्टी कर देते हैं, दूध पीते हैं उल्टी कर देते हैं, जो बच्चे वॉर्न होते हैं, यानी कि जो जब लैक्टेशन पीरियड होता है बच्चों का, ठीक है ना, उस पीरियड में जब वे दूध पीते हैं, जैसे दूध पी उल्टी कर दी। क्यों, क्योंकि उनमें देखो क्या होता है, जो इस बीटा को आपका डाइजेस्ट कर सके वो वाला एंजाइम्स नहीं पाया जाता, ठीक है ना, वो वाला एंजाइम्स नहीं पाया जाता जो इस बीटा लिंकेज को ब्रेक डाउन कर सके। ये सभी में नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दूध नहीं खप पाता, क्योंकि उसमें ऐसा एंजाइम्स नहीं पाया जाता जो इस बीटा लिंकेज को ब्रेक डाउन कर सके। बट मोस्ट ऑफ बच्चों में पाया जाता है, जिसमें क्या देखते हैं हम कि उन्होंने मिल्क पी लिया, कोई उल्टी सुल्टी नहीं हुई। बट उन बच्चों के अंदर भी क्या होने वाला है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी
तो उनमें जो एंजाइम्स है जो आपके बीटा लिंकेज को ब्रेक डाउन कर रहा था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखते होंगे जितने बुजुर्ग लोग होते हैं, दूध दो तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है उन्हें। दूध दोगे तो एकदम से उल्टी करेंगे, बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूध में पाया जा रहा है लैक्टोज। लैक्टोज में आपका लिंकेज है β14 लिंकेज, और यहाँ पर जो आपका एंजाइम्स है वो एंजाइम्स कौन सा है, वीटा। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिंकेज है वो कौन से, वीटा। और एंजाइम्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जो आपके मिल्क का ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो खप नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं पाएगा, तो वो उल्टी के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद सुक्रोज पे चलते हैं। सुक्रोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तब आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगी, और यहाँ पर आपका α1,2 जो है लिंकेज मिलने वाला है। ठीक है ना, α1,2 लिंकेज मिलने वाला है। अब इसका मतलब क्या होता है कि लिंकेज क्यों बोला गया, यहाँ पर सब बॉन्ड क्यों नहीं बोला गया। तो देखो भाई साहब, लिंकेज इसलिए बोला गया कि मान लो आपकी ये कोई एक शुगर है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हेक्सोज बना लेता हूँ, चलो। ठीक है ना, मान लो ये आपकी कोई सी भी एक शुगर है। ठीक है, हंसना मना है, नहीं बननी तो कोई बात नहीं भाई साहब। ये आपकी एक हेक्सोज शुगर है। ठीक है ना, ये 2 हेक्सोज शुगर हो गई। अब देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब ये कार्बन जो है आपस में लिंक्ड होते हैं किस किस से, या तो इस वाला जो ये वाली जो शुगर है, या फिर ये वाली शुगर है। इस वाली शुगर का पहला कार्बन एटम हो सकता है, और इस वाली शुगर का आपका कार्बन नंबर 4 हो सकता है। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे अब लिंकेज। उसको क्या बोलेंगे, लिंकेज। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस शुगर का आपका पहला कार्बन हो सकता है, और इस शुगर का आपका 6वां आपका क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, तब इसको बोलेंगे 1,6 लिंकेज। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से लिंकेज किसको बोला गया है, जब आपके दो कार्बन एटम जो है आपस में लिंक्ड करेंगे तो उसको बोला गया है लिंकेज। ठीक है ना। और जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो आपको ये टेबल याद रखनी है। अगर देखो इस टेबल को मुझसे आँख मीच के बता सकता हूँ कि किस में कौन सा लिंकेज पाया जा रहा है और कौन किसकी बन रही है, तो आपको भी इतना पता होना चाहिए। ठीक ना। तो एक टेबल आपके लिए ये है याद करने के लिए, दूसरी टेबल आपको ये है याद करने के लिए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच लिंकेज आपका कहाँ पर पाया जा रहा है, मेन लिंकेज क्या होता है, और इनके जो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं इनके आपके मोनोमर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो ये टेबल भी आपको मुँह ज़बान याद होनी चाहिए, जैसे मेरी याद है, आँख मिचूंगा तुरंत किसी का भी बता दूंगा। ठीक है ना, किसी का भी बता दूंगा, चाहे आपका इनोलिन हो चाहे आपका काइटिन हो, तो ऐसे ही सेम आपकी याद होना चाहिए। एक डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि शुगर एसिड क्या होते हैं। जब आपके शुगर से COOH यानी कि कार्बोक्जिलिक एसिड अटैच हो जाता है तब उसको बोलते हैं शुगर एसिड। शुगर अल्कोहल क्या होते हैं, जब आपके साथ शुगर के साथ OH ग्रुप आपका अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं आपका शुगर अल्कोहल। अगर अमीनो शुगर है यानी कि किसी भी शुगर के साथ अमीनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं अमीनो शुगर। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो कहानी है शुगर की, ये जो किस्सा है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ग्लाइकोसाइड्स भी आपका इम्पोर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना। ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी बायोकेमिस्ट्री यहीं पर फिनिश होती है। ऐश करो, मज़े करो, और संडे वाले दिन जो कि आपका टेस्ट है अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है ना, लाइव क्लास रहेगी, और लाइव क्लास में भी आपसे जो है 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप करेंगे, आपको केवल मैं टाइमिंग दूंगा 1 मिनट की। ठीक है ना, 1 मिनट दूँ 30 मिनट दूँ, वो क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। तो तैयार रहना कल के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने, अब स्टार्ट करेंगे हम मेटाबॉलिज्म को। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म से अब हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होगा। तो चलो मिलते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।